हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। पूरा जो प्रैक्टिस सेट है वह यूके पीसीएस पर आधारित बनाया गया है। सभी का वेलकम है लाइव क्लास में। नमस्कार। आपका रिजल्ट भी काफ़ी सही चल रहा है, आपको मेहनत कर रहे हैं आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है और देखिए पहला क्वेश्चन ही रीजनिंग का आ गया भाई। देखिए जो हमारे पेपर हैं, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट से पेपर निकाल के सेट करना पड़ता है, इसलिए जो क्रम संख्या होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से तो ये पहला ही प्रैक्टिस सेट है, लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है 149, ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट का नंबर है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान क्रम संख्या पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। और इस तरीके का आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। 2, 7, 14, 23 डैश। देखिए यहाँ पर दो पद नहीं है, ये जो पद दे रखा है यहाँ पर दो पद नहीं है, एक ही पद आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बीच में दे रखा है, कभी आप डबल निकालने लगे तो डबल पद नहीं है, एक ही पद आएगा इसमें। और 47, बताइए जल्दी भाई। ए ऑप्शन है 27, बी ऑप्शन है 34, सी ऑप्शन है 38, डी ऑप्शन है 43। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। निम्नलिखित अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी भाई, जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई। ठीक है, इसका सही आंसर है बी वाला, 34 आएगी भाई। देखिए इन्होंने क्या किया है, जो विषम संख्या है वो जोड़ी गई हैं। पहले 5 प्लस किया है, फिर 7 प्लस किया है, फिर इसके बाद विषम संख्या 9 आती है, 9 प्लस किया है, फिर 11 प्लस किया है। देखिए यहाँ पर 5 और देखिए 2, यहाँ पर 7 और 2 के बीच में कितना जोड़ा, 5, तो कितना हो गया 7। अब 7 जोड़ेंगे, 7 और 7 14, और 14 और 9 23, और 23 और 11 कितने होते हैं भाई, 34 होते हैं। और अब कितना जोड़ेंगे हम, प्लस 13, 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्न में से किन जनपदों में राजाजी राष्ट्रीय पार्क फैला हुआ है। कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन ये। राजाजी नेशनल पार्क फैला हुआ है। ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है पौड़ी, सी ऑप्शन है हरिद्वार, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है, इसका डी वाला आंसर सही है भाई, उपरोक्त सभी। राजाजी नेशनल पार्क तीनों जिलों में फैला है भाई, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार तीनों में है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। राजाजी नेशनल पार्क का नाम भारत के किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, जल्दी बताइए। राजाजी राष्ट्रीय पार्क भारत के किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, जल्दी बताइए। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो नाम रखा गया है, जो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, सिराज गोपालाचारी। ठीक है, इन्हीं के नाम पर राजाजी राष्ट्रीय पार्क नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी, बताइए भाई जल्दी जल्दी भाई। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ए ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी जवाब दीजिए। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जल्दी बताइए।
लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की, जल्दी बताइए। देखिए इसका सही आंसर है ए वाला, ठीक है, लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका 2013, हाँ 2013 में उत्तराखंड के एग्जाम में आया था भाई, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, और पिछली शायद वीडियो में आपसे मालूम भी कर चुका हूँ। आनंद मठ नामक उपन्यास किसने लिखा है, जल्दी बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आनंद मठ नामक उपन्यास किसने लिखा है। ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है बारिन घोष, सी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जल्दी बताइए भाई। देखिए इसका सही आंसर है भाई सी वाला, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। आनंद मठ, वंदे मातरम यहीं से लिया गया है, ठीक है। तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए आपके एग्जाम में 3 से 4 पुस्तकें आएंगी, या 5 भी हो सकती हैं, जिसमें 2 उत्तराखंड से होंगी और 2 आपकी हिंदी से हो सकती हैं, या 2 अलग से भी हो सकती हैं। बहरहाल 4 पुस्तकें या 3 पुस्तकें आपके एग्ज़ाम में मिलेंगी। तो इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिक से क्वेश्चन है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन है O.P. जोशी, बी ऑप्शन है R.C. दत्त, सी ऑप्शन है B.R. पाटिल, और डी ऑप्शन है S.C. घोष। जल्दी बताइए। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। सभी का वेलकम है भाई लाइव क्लास में। वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, जिसने अभी तक शेयर नहीं की है। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए। देखिए इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है। C.R. दास की पुस्तक है भाई, ऐड कर लेना इसे कॉपी में, इम्पोर्टेंट रहेगी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है। ए ऑप्शन है अर्जुन, बी ऑप्शन है जादू, सी ऑप्शन है मंत्रा, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए भाई। भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है, जल्दी बताइए। तो भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है। जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। मंत्रा रखा गया था भाई। मानव रहित का मतलब है ऐसा टैंक जो बिना ड्राइवर यानी कि बिना मानव के चलता है, ठीक है। तो इस टैंक का नाम क्या रखा गया, मंत्रा रखा गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन उत्तराखंड के एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। उत्तराखंड से लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, और डी ऑप्शन है 12। जल्दी बताइए। उत्तराखंड से लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं भाई, जल्दी बताइए। तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तराखंड में। जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। SC के लिए आरक्षित सीट कहाँ की है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई। SC के लिए आरक्षित सीट, तो देखिए 5 लोकसभा सीटों में SC के लिए जो आरक्षित सीट है वो कौन सी है, अल्मोड़ा लोकसभा सीट, ठीक है। SC के लिए कौन सी सीट आरक्षित है, अल्मोड़ा लोकसभा सीट आरक्षित है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। रामनगर किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है भाई, जल्दी बताइए। देखिए 5 लोकसभा सीटें हैं। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा, ठीक है। ये 5 लोकसभा सीटें हैं। आपको बताना है इन 5 लोकसभा सीटों में जो रामनगर है, रामनगर जो विधानसभा सीट है, ठीक है, रामनगर जो विधानसभा सीट है वो किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, जल्दी बताइए। रामनगर किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है।
क्योंकि देखिए 5 लोकसभा सीटें हैं और प्रत्येक लोकसभा सीट में 14 विधानसभा सीटें आती हैं, ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं, 70 विधानसभा सीटें हैं वर्तमान में, ठीक है। तो यहाँ पर जो रामनगर है वो किसके अंतर्गत आती है, वो पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है भाई, नैनीताल में नहीं आती है, ध्यान रख लेना, ठीक है। रामनगर विधानसभा सीट नैनीताल लोकसभा सीट के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है, पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, जल्दी बताइए। तो देखिए उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 3 सीटें हैं भाई राज्यसभा की। अगर आपसे मालूम करता है कि उत्तराखंड से संसद में कितनी सीटें हैं, यानी कि कितनी मालूम करेगा संसद, तो संसद में कितनी सीटें हैं, 8 सीटें हैं। ये ध्यान रख लेना क्वेश्चन किस तरीके से वो मालूम कर रहा है। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। उत्तराखंड में कौन सी लोकसभा सीट, बताइए भाई। उत्तराखंड में कौन सी लोकसभा सीट है जहां से वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं, जल्दी बताइए। उत्तराखंड में कौन सी लोकसभा सीट है जहां से रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं, जल्दी बताइए। तो देखिए रमेश पोखरियाल निशंक, देखिए इनके नाम पे क्या आ रहा है, शंख, और शंख कहाँ बसते हैं, हरिद्वार में, ठीक है। तो ये कहाँ से सांसद है, हरिद्वार सीट से सांसद हैं। देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही युग्म का चयन कीजिए, सही बताना है भाई आपको। ए ऑप्शन है बेरीनाग पिथौरागढ़, बी ऑप्शन है भगवानपुरे हरिद्वार, सी ऑप्शन है बड़कोट उत्तरकाशी, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी सही हैं, जल्दी बताइए भाई। सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई डी वाला, ठीक है, इसका डी ही सही है। देखिए बेरीनाग पिथौरागढ़ में है, ठीक है। बी नाग या बेरीनाग कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। भगवानपुर हरिद्वार में है। बड़कोट जिसे हम देखिए जिसे हम बोलते हैं, सभी जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, सभी जवाब देंगे भाई। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था, बताइए जल्दी। बाड़ाहाट, ठीक है, ये बाड़ाहाट के पास में ही बड़कोट। तो इसका सही आंसर है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोग में आने वाली पहली धातु था, बताइए भाई। यानी कि मानव ने सबसे पहले जो उपयोग में ली थी वो कौन सी धातु ली थी। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है बल, सी ऑप्शन है पत्तल, और डी ऑप्शन है कांसा, बताइए जल्दी भाई। मानव ने सबसे पहले किस धातु को उपयोग में लिया था, जल्दी बताइए। तो किस धातु को उपयोग में लिया था, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है, तांबा धातु को उपयोग में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश चित्र संग्रहालय श्रीनगर में स्थित है, जल्दी बताइए भाई। डैश चित्र संग्रहालय श्रीनगर यानी कि गढ़वाल में स्थित है। ए ऑप्शन है श्रीदेव सुमन चित्र संग्रहालय, बी ऑप्शन है मनुराम चित्र संग्रहालय, सी ऑप्शन है मोलाराम चित्र संग्रहालय, और डी ऑप्शन है गोलूराम चित्र संग्रहालय, बताइए जल्दी भाई। आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक संग्रहालय से कोई सा भी एक संग्रहालय आपके एग्जाम में मालूम किया जाएगा ज़रूर, तो आप इस चीज़ को देख लेना और सही से याद कर लेना। तो इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है। मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ पर है, श्रीनगर पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बद्रीदत्त पांडे को डैश के नाम से भी जाना जाता है, जल्दी बताइए। बद्रीदत्त पांडे को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन है गांधी ऑफ उत्तराखंड, बी ऑप्शन है कुर्मांचल केसरी, सी ऑप्शन है गढ़वाल केसरी, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, जल्दी बताइए, जल्दी जवाब दीजिए भाई। तो बद्रीदत्त पांडे को डैश के नाम से जाना जाता है, देखिए बी वाला आंसर सही है। कुमाऊं केसरी या कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, बद्रीदत्त पांडे को। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। गढ़ केसरी किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए। गढ़ केसरी किसे कहा जाता है, तो गढ़ केसरी किसे कहा जाता है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी भाई। कुमाऊं केसरी या कुर्मांचल केसरी तो बद्रीदत्त पांडे हो गए, तो गढ़वाल केसरी किसे कहा जाता है, अनुसुया प्रसाद, ठीक है।
अनुसुया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है, अनुसुया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी कहा जाता है। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आज काफ़ी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं आपके, ठीक है, 50 प्लस में ही रहेंगे। जल्दी बताइए। गांधी ऑफ उत्तराखंड यानी उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जनपद में सोमनाथ मेला आयोजित होता है? सोमनाथ का मेला कहाँ लगता है भाई? ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है चमोली, सी ऑप्शन है अल्मोड़ा, डी ऑप्शन है हरिद्वार। जल्दी बताइए। उत्तराखंड के किस जनपद में सोमनाथ मेला आयोजित होता है? जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए। तो सोमनाथ मेला कहाँ लगता है भाई? सी वाला आंसर सही है इसका, अल्मोड़ा में, ठीक है। सोमनाथ मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में लगता है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। सोमनाथ मंदिर, देखिए ये सोमनाथ मंदिर अल्मोड़ा वाले की बात नहीं चल रही है, ठीक है, जो अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सोमनाथ मंदिर की गुजरात वाले की बात चल रही है। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में किसने लूटा था? बताइए जल्दी भाई। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में किसने लूटा था? बताइए जल्दी जल्दी। तो देखिए सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में किसने लूटा था? महमूद गजनबी, ठीक है। किसने लूटा था? महमूद गजनबी। देखिए महमूद गजनबी का भारत आने का मुख्य जो मकसद था वो केवल धन लूटना था, ठीक है, और धन लूटना था। और इसने देखिए भारत में मंदिर तोड़े थे, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो सोना जो पैसे थे वो मंदिरों में होते थे। तो इसने क्या किया था? मंदिरों को ही टारगेट बनाया था और लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति सोमनाथ मंदिर से लूट कर गया था। महमूद गजनबी को ही मूर्ति भंजक भी कहा जाता है और महमूद गजनबी को ही भारत का पहला सुल्तान माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका कि ये जो 1025 में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ये कौन से नंबर का आक्रमण था इसका? तो ये लगभग 15वें नंबर का आक्रमण था भाई, ठीक है, क्योंकि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, 1000 से लेकर 1027 तक, 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण किए थे और अंतिम आक्रमण कब था? 1027 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जल्दी बताइए भाई। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 26 जुलाई, बी ऑप्शन है 26 अगस्त, सी ऑप्शन है 15 अक्टूबर और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? जिसका ए है वो सही है भाई, 26 जुलाई, ठीक है, क्योंकि कारगिल पर जो लड़ाई हुई थी वो 1999 में हुई थी भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नेपा नगर डैश के लिए जाना जाता है? ए ऑप्शन है स्टील मिल, बी ऑप्शन है पोट्रीज, सी ऑप्शन है शुगर मिल और डी ऑप्शन है अखबारी कागज फैक्ट्री। बताइए जल्दी भाई। नेपा नगर कोच फैक्ट्री, जल्दी बताइए। तो मध्य प्रदेश में है भाई नेपा नगर, जल्दी बताइए। तो देखिए जिसका डी है सही है भाई, ठीक है, ये अखबारी कागज फैक्ट्री है भाई, अखबारी कागज जो बनाए जाते हैं वो नेपा नगर के प्रसिद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप डैश है? बताइए भाई जल्दी जल्दी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ए ऑप्शन है एशिया, बी ऑप्शन है यूरोप, सी ऑप्शन है अफ्रीका और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। जल्दी बताइए भाई। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जल्दी बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भाई? जिसका ए है वो सही है भाई, एशिया महाद्वीप है। देखिए पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। इसमें लगभग 47 या 48 देश आते हैं, कहीं 47 मिलते हैं, कहीं 48 मिलते हैं एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अक्षांश का 1 डिग्री कितने किलोमीटर के समकक्ष होता है? जल्दी बताइए भाई। अक्षांश का 1 डिग्री कितने किलोमीटर के समकक्ष होता है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई। अक्षांश, देखिए जो ग्लोब हमारा होता है इस तरीके से, और इसमें रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। ये जो सीधी रेखाएं होती हैं ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं सीधी वाली, इनके बीच की दूरी मालूम कर रहा है ये, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी होती है, और ये इस तरीके से जो होती हैं ये हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो देशांतर रेखाएं ये वाली होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मालूम कौन सी? अक्षांश रेखाएं, यानी कि सीधी वाली रेखाओं के बीच की दूरी तो कितनी होती है? जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। देखिए पॉइंट में अलग अलग संख्या मिल सकती है, आपको 111 किलोमीटर याद रखना है। 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ सही कौन सा हो गया? 111.7 किलोमीटर वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल यानी मुस्कान योजना संबंधित है। बताइए भाई जल्दी भाई। उत्तराखंड पुलिस का, देखिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन इस्माइल यानी कि मुस्कान योजना। किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है परिवहन से, बी ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिकों से, सी ऑप्शन है बच्चों से, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई। जल्दी बताइए। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल मुस्कान योजना, जिसका सी है सही है भाई, बच्चों से संबंधित है ये, ठीक है। जो गुमशुदा बच्चे होते हैं उनकी तलाश के लिए, और जो मतलब एक तरीके से बच्चों को आरक्षण देने के लिए वो योजना बनाई गई थी, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना रहा है? इम्पोर्टेंट रहेगा। कोटेश्वर बांध टिहरी में स्थित है भाई। ए ऑप्शन है टॉन्स, बी ऑप्शन है काली, सी ऑप्शन है भागीरथी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई। कोटेश्वर बांध किस नदी पर बन रहा है? या क्वेश्चन आएगा कोटेश्वर बांध कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए। तो कोटेश्वर बांध किस नदी पर है भाई? भागीरथी, ठीक है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। भागीरथी की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? जल्दी बताइए। उत्तराखंड में भागीरथी की लंबाई, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। तो उत्तराखंड में भागीरथी की लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर भाई, ठीक है। उत्तराखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी भागीरथी नदी, ठीक है। और भागीरथी नदी को सास के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी की लंबाई बताइए जल्दी। काली नदी की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो काली नदी की लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी है भाई। और काली नदी में सबसे अंत में जो नदी जुड़ती है वो लधिया नदी जुड़ती है, लधिया, याद रखना, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। टॉन्स की लंबाई जल्दी बताइए भाई। टॉन्स की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? जल्दी बताइए। टॉन्स की लंबाई 148 किलोमीटर है भाई, ठीक है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर हरिद्वार में स्थित है? बताइए जल्दी भाई। ए ऑप्शन है टपकेश्वर मंदिर, बी ऑप्शन है काली मठ मंदिर, सी ऑप्शन है दक्ष प्रजापति मंदिर, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर हरिद्वार में स्थित है? जल्दी बताइए। टपकेश्वर मंदिर, काली मठ मंदिर, दक्ष प्रजापति मंदिर, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई। दक्ष प्रजापति का मंदिर ही कहाँ पर है? हरिद्वार में। देखिए टपकेश्वर महादेव का मंदिर ये देहरादून में है, ठीक है। और काली मठ रुद्रप्रयाग में है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो देशों की सीमा को 49वां समानांतर रेखा के नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेखा तो आनी है, या तो डूरंड रेखा मालूम करेगा, रेड क्लिफ रेखा मालूम करेगा, 49वीं समांतर रेखा मालूम करेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक रेखा तो आपके एग्जाम में आनी है, इनको देख लेना भाई, ठीक है।
जल्दी बताइए भाई। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा आपका कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है। ए ऑप्शन है जर्मनी एवं फ्रांस, बी ऑप्शन है यूएसए एवं कनाडा, सी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया एवं उत्तरी कोरिया, और डी ऑप्शन है जर्मनी एवं पोलैंड। जल्दी बताइए किन दो देशों की सीमा को 49वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। जल्दी बताइए। जैसे आपसे मालूम करने लगे कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। तो इसका सही आंसर है बी वाला, कनाडा और अमेरिका। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के अलग जो करती है कौन सी रेखा है, 49वीं समांतर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के किस जनपद में लंका नामक स्थान, उत्तराखंड के किस जनपद में लंका नामक स्थान स्थित है। ए ऑप्शन है हरिद्वार, बी ऑप्शन है चमोली, सी ऑप्शन है अल्मोड़ा, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। उत्तराखंड के किस जनपद में लंका नामक स्थान स्थित है। हरिद्वार, चमोली, अल्मोड़ा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी आप दीजिए। देखिए इसका सही आंसर है भाई डी वाला। ठीक है, देखिए अल्मोड़ा में नहीं है। उत्तराखंड के किस जनपद में लंका नामक स्थान है, तो ये उत्तरकाशी में है भाई। ठीक है, लंका नामक स्थान कहाँ पर है, ये उत्तरकाशी में है। तो इसका सही आंसर है डी वाला, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है। बताइए भाई, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 26 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 15 अगस्त, सी ऑप्शन है 26 नवंबर, और डी ऑप्शन है 26 जनवरी। जल्दी बताइए, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। छब्बीस अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 26 जनवरी। जल्दी बताइए संविधान दिवस। तो देखिए संविधान दिवस 26 जनवरी नहीं है, सही आंसर है 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, और इसी दिन हमने अपने संविधान को अपना लिया था। तो क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि हमने अपने संविधान को कब अपनाया, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, और लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी वाला। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं विधि दिवस। ठीक है, तो विधि दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म बताना है भाई आपको। एक तरफ आपको संस्थान दिए हैं और दूसरी तरफ आपको जनपद दिए हैं। ए ऑप्शन में है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान नैनीताल, बी ऑप्शन है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, सी ऑप्शन है उत्तराखंड पासपोर्ट कार्यालय देहरादून, और डी ऑप्शन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल। बताइए कौन सा वाला कथन गलत है, इसमें कौन सा युग्म गलत है। जल्दी बताइए, एक तरफ संस्थान दिए हैं और दूसरी तरफ जनपद। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका सही आंसर है, देखिए भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, ये देहरादून में ही है। ठीक है, तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, नैनीताल में नहीं है भाई, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है। देखिए आपको मैं बता दूं, एग्ज़ाम देने से पहले उत्तराखंड की जनगणना और भारत की जनगणना दोनों को जरूर पढ़ लेना। दो क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं, एक उत्तराखंड की जनगणना से मिलेगा और एक भारत की जनगणना से मिलेगा। तो 2011 की जनगणना पढ़ के जाना अच्छे से। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है। ए ऑप्शन है उत्तरकाशी, बी ऑप्शन है चमोली, सी ऑप्शन है पिथौरागढ़, डी ऑप्शन है बागेश्वर। जल्दी बताइए भाई, सबसे कम जनसंख्या उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है। देखिए सबसे कम जनसंख्या बागेश्वर, डी वाला आंसर सही है भाई। देखिए जन घनत्व सबसे कम है उत्तरकाशी। ठीक है,
यहाँ पर बागेश्वर की जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर अधिकतम प्राकृतिक उपग्रह हैं? ए ऑप्शन है पृथ्वी, बी ऑप्शन है मंगल, सी ऑप्शन है बृहस्पति और डी ऑप्शन है शनि। बताइए भाई जल्दी जल्दी। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर अधिकतम प्राकृतिक उपग्रह हैं? जल्दी बताइए। तो देखिए वर्तमान में 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हो गए? बृहस्पति के हो गए भाई। सी वाला आंसर सही है। लगभग कहीं पर यहाँ पर देखिए 62 ग्रह मिलते हैं, 62 मिलते हैं, कहीं 61 मिलते हैं, इसी तरीके से, या कहीं और ज़्यादा संख्या मिल जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो किसके हैं? बृहस्पति के हैं। ठीक है, तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। 8 ग्रहों में से सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? जल्दी बताइए। 8 ग्रहों में से सबसे हल्का ग्रह यानी कि पानी से भी हल्का ग्रह कौन सा है? जल्दी बताइए। तो देखिए शनि ग्रह सबसे हल्का ग्रह है भाई, पानी से भी हल्का ग्रह है। अगर ये पानी में गिर जाए तो पानी के ऊपर तैरेगा। ठीक है, और सबसे भारी ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा है इसलिए सबसे भारी ग्रह है। मंगल, पृथ्वी के बाद मंगल एक ऐसा ग्रह है जहां पर ऋतु परिवर्तन होता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि कौन सा ग्रह ऐसा है जिसमें पृथ्वी के अलावा ऋतु परिवर्तन होता है, जहां पर जीवन की संभावना है, तो वो मंगल ग्रह है भाई। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं भाई? जल्दी बताइए। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? जल्दी बताइए। तो देखिए जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो देखिए पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को उत्तर तथा दक्षिण भाग में विभक्त करता है? जल्दी बताइए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को उत्तर तथा दक्षिण भागों में विभक्त करता है? ए ऑप्शन है कर्क रेखा, बी ऑप्शन है मकर रेखा, सी ऑप्शन है भूमध्य रेखा और डी ऑप्शन है आर्कटिक वृत्त। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई। तो देखिए भारत की बात चल रही है भाई। भारत को 2 भागों में, यहाँ से ही समझ जाएंगे, रेखा है। ठीक है, ये जो 2 भागों में विभक्त करती है कौन सी है? कर्क रेखा। ठीक है, ए वाला आंसर सही है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर है भाई? जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुएला, अर्जेंटीना। जल्दी बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? देखिए विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? सी वाला आंसर सही है, वेनेजुएला में है भाई। सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में भारत के सबसे अधिक डैश का संग्रह है? विश्व में भारत के सबसे बड़े डैश का संग्रह है? ए ऑप्शन है अभ्रक, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी और डी ऑप्शन है तांबा। बताइए भाई जल्दी जल्दी। जल्दी बताइए। तो विश्व में भारत में के सबसे अधिक संग्रह, देखिए यहाँ पर जो बात चल रहा है, यहाँ पर मालूम करना चाह रहा है कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि विश्व में पहले नंबर पर है भारत। तो इसका ए वाला आंसर सही है। भारत में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? अभ्रक यानी कच्चा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? मक्खन का पर्यायवाची बताइए भाई सभी। मक्खन का पर्यायवाची बताइए भाई। कृष्ण जी को बहुत पसंद था मक्खन। ए ऑप्शन है अवनीत, बी ऑप्शन है परिनीत, सी ऑप्शन है नवनीत और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए। मक्खन का पर्यायवाची है भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है सी वाला, नवनीत। ठीक है, मक्खन का पर्यायवाची क्या होता है भाई? नवनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी देखिए, इन चिन्हों में से एक चिन्ह तो आपके एग्जाम में वो मालूम करेगा ही। उद्धरण चिन्ह को जरूर देख के जाना भाई, एग्जाम में ये बहुत आता है कि उद्धरण चिन्ह, ठीक है। उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, वो इस तरीके से जो बने होते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से, जो हम इन्वर्टेड कोमा में जो बात लिखते हैं ये उद्धरण वाले चिन्ह होते हैं, ठीक है। जो इन्वर्टेड कोमा वाले में बात लिखते हैं, जो कथन कहे जाते हैं, उद्धरण चिन्ह होते हैं वो। तो इसका देखिए बताना है आपको, अर्ध विराम चिन्ह है। बताइए भाई, 4 चिन्ह आपके सामने दिए हैं, इनमें से अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है। जब हम कोई बात हम करते हैं और बात आधी होती है तो हम वहाँ पर अर्ध विराम लगाते हैं, और जब बात लगातार चलती है तो वहाँ कोमे का प्रयोग करते हैं। तो अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है, जिसका डी है वो सही है भाई, ठीक है। देखिए ये ऊपर वाला कोमा है, अगर इसके ऊपर बिंदी लगा देंगे तो बिंदी लगते ही अर्ध विराम हो जाता है, ठीक है। तो इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य छांटिए भाई, शुद्ध छांटना है भाई आपको, शुद्ध बताना है भाई इसमें कौन सा सही है। मैंने कपड़े पहनने हैं, बी ऑप्शन है मुझे कपड़े पहनने हैं, सी ऑप्शन है मेरे को कपड़े पहनने हैं, डी ऑप्शन है मुझे कपड़े पहनना है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, कौन सा शुद्ध वाक्य है, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है बी वाला, जिसका बी है सही हो जाएंगे, मुझे कपड़े पहनने हैं, ठीक है, डी नहीं होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, वाक्य हेतु एक शब्द है। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एग्जाम में मिलेगा, एक आपको जरूर। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, वाक्यांश हेतु एक शब्द है, तो उस जमीन को हम एक शब्द में क्या कहेंगे भाई। ए ऑप्शन है उपजाऊ, बी ऑप्शन है ऊसर, सी ऑप्शन है उपयोगी, और डी ऑप्शन है अन्नत लक्षणा है, अन्नत लक्षणा है। बताइए जल्दी जल्दी क्या कहेंगे हम उसे। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, तो इसका सही आंसर है बी वाला, ऊसर भूमि होती है भाई, जिसे बंजर बोलते हैं, ठीक है, ऊसर भूमि, बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जनाही, सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ए ऑप्शन है यमक अलंकार, बी ऑप्शन है रूपक अलंकार, सी ऑप्शन है पुनरुक्ति अलंकार, और डी ऑप्शन है श्लेष अलंकार। बताइए जल्दी भाई, कबीर जी की पंक्तियां हैं ये, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जनाही, सो काफिर बेपीर। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ए वाला, ठीक है। पीर बण की आवृत्ति देखिए बार बार हुई है और हर बार पीर का अर्थ अलग है यहाँ पर, तो यह यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरना ब्रैकेट में है भाई काव्य संग्रह। एक क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि झरना किस विधा की रचना है, तो काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। बताइए भाई झरना जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं। ए ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, और डी ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। जल्दी बताइए। तो झरना, झरना के रचनाकार हैं, तो देखिए इसका सही आंसर है सी वाला, जयशंकर प्रसाद की रचना है भाई झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी बेमुझ से कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ए ऑप्शन है अज्ञे, बी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन है हरिओध, और डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। बताइए जल्दी भाई। देखिए जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग देते हैं तो उन्हीं के बारे में पंक्ति लिखी जाती हैं। तो उनकी जो पत्नी होती हैं गौतम बुद्ध की, यशोधरा, तो यशोधरा अपनी सखी से कहती हैं कि सखी बे मुझसे कहकर जाते। बताइए जल्दी भाई। तो किसकी है ये, बी वाला आंसर सही है, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर दास की भाषा थी। बताइए भाई जल्दी जल्दी, कबीर दास की भाषा थी। ए ऑप्शन है ब्रज, बी ऑप्शन है कन्नौजी, सी ऑप्शन है सदुक्कड़ी, और डी ऑप्शन है खड़ी बोली। बताइए जल्दी भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कबीर दास की भाषा थी, जल्दी बताइए। तो कबीर दास की भाषा कौन सी थी भाई, सी वाला आंसर सही है, सदुक्कड़ी, और दूसरी क्या बोलते हैं, पंचमेल खिचड़ी। क्या बोलते हैं, पंचमेल खिचड़ी, ठीक है, सी वाला आंसर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है। ए ऑप्शन है माउस, बी ऑप्शन है डिजिटाइजर, सी ऑप्शन है प्रोजेक्टर, डी ऑप्शन है इमेज स्कैनर। जल्दी बताइए। देखिए आज 50+ में क्वेश्चन है आपके, जल्दी बताइए भाई, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ गया। 18 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर है सी वाला, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? जल्दी बताइए भाई। ये ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33। जल्दी बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसी तरीके से घुमा के क्वेश्चन मालूम करता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है, तो सी वाला आंसर सही है, अनुच्छेद 32। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? बताइए भाई जल्दी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? ए ऑप्शन है गेहूँ और जौ, बी ऑप्शन है चावल और जौ, सी ऑप्शन है चावल और गेहूँ, और डी ऑप्शन है चावल। जल्दी बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखिए जल्दी जल्दी जवाब देना, इतना समय नहीं लगाना है। देखिए इसका, देखिए चावल के तो साक्ष्य नाम मात्र के ही लिए मिले हैं भाई। ठीक है, तो चावल और गेहूं तो होगा नहीं, इसका ए वाला आंसर सही है, गेहूं और जौ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जल्दी बताइए भाई। तो मछली की आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा भाई, तो क्या कहेंगे उसे हम एक शब्द में? मछली के आंखों वाली, या क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन जाएगा, मछली के समान आंखों वाली स्त्री, तो उसे हम क्या कहेंगे? मीनाक्षी। ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है, मीनाक्षी। ठीक है, सी वाला आंसर सही हो जाएगा भाई। ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन, जो प्लस 50 क्वेश्चन, क्योंकि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए आज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आपका रिजल्ट काफ़ी सही चलता है, लेकिन अभी मेहनत की आवश्यकता है। जो क्वेश्चन आपके याद होते हैं वो सही हैं, और जो आपको अलग लगते हैं तो उन्हें कॉपी में ऐड कर लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।